नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद आईएएस एकेडमी में। यदि आपका लक्ष्य बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा 2026 है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी में हर साल करंट अफेयर से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन केवल खबर याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। आपको उसके पीछे का संवैधानिक आधार, महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार से संबंध और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न भी समझने होते हैं। इसलिए इस एनुअल करंट अफेयर पार्ट 2 में हमने पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक एवं बिहार से जुड़े करंट अफेयर को बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तैयार किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर टॉपिक के साथ आपको प्रीलिम्स फैक्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आसान ट्रिक्स भी मिलेंगे, जो आपकी रिवीजन को बेहद आसान बना देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एनुअल करंट अफेयर पार्ट 2। दोस्तों, क्या भारत में ऐसा संभव है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं? यही है एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत में लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है, बार बार आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे कई विकास योजनाएं और सरकारी निर्णयों में देरी होती है। इसके अलावा चुनाव पर भारी वित्तीय खर्च, प्रशासनिक संसाधनों का व्यापक उपयोग और सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह सहित कई संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू किया जाना चाहिए। पहला चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव आयोजित किए जाएं। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर एकल मतदाता सूची यानी कि सिंगल इलेक्टोरल रोल तैयार करें, ताकि अलग अलग चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची की आवश्यकता न पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या केवल राज्य की घोषणा से एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसके लिए भारत के संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने होंगे। सबसे पहला, अनुच्छेद 83 में जो लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 85 जो लोकसभा के विघटन की व्यवस्था करता है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार राज्यों के लिए अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और विघटन से जुड़े हुए हैं, उनमें भी संशोधन करना होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 की व्यवस्था भी इस पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस प्रावधान पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता होगी। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को भी इसी व्यवस्था में शामिल करना है, तो केवल संसद की मंजूरी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं एवं अनुसमर्थन भी आवश्यक होंगे। यही कारण है कि यह विषय केवल चुनाव सुधार का नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद, संवैधानिक संशोधन, केंद्र राज्य संबंध और लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2023 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, क्योंकि इसी वर्ष संसद ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नई दिशा देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य है, महिलाओं की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित न रहे, बल्कि वे संसद और विधानसभाओं में भी पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व करें। यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की कुल सीटें 33% आरक्षण के साथ महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया। इससे सामाजिक और लैंगिक न्याय दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है। इस कानून का मूल उद्देश्य केवल आरक्षण देना नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को अधिक प्रातिनिधिक और समावेशी बनाना है। अब समझते हैं इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। पहला अनुच्छेद है 330 ए,
जिसके अनुसार लोकसभा में कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। दूसरा है अनुच्छेद 332 ए, जो यही व्यवस्था राज्य विधानसभाओं के लिए भी लागू करता है। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 334 ए। यह स्पष्ट करता है कि यह कानून तुरंत लागू नहीं होगा। पहले इस अधिनियम के बाद होने वाली पहली जनगणना पूरी होगी, उसके बाद नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, तभी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण होगा और कानूनी प्रभावी होगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए रहेगा। यदि आवश्यकता हुई तो संसद भविष्य में कानून बढ़ाकर इसकी अवधि बढ़ा सकती है। ध्यान रखें कि यह आरक्षण राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। यह केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर लागू होगा। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संविधान संशोधन, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लैंगिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र के विकास जैसे प्रमुख विषयों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा नाटो। लेकिन हाल के वर्षों में नाटो सबसे अधिक चर्चा में क्यों रहा है? इसका कारण है फिनलैंड और स्वीडन को इनमें शामिल होना। सबसे पहले नाटो को समझते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आर्टिकल 5, जिसे कलेक्टिव डिफेंस की सिद्धांत कहा जाता है, इसका अर्थ है यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, तभी सभी देश उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। अब प्रश्न उठता है कि फिनलैंड और स्वीडन, जो दशकों तक तटस्थ रहे, अचानक नाटो में क्यों शामिल हुए? इसका उत्तर है रूस यूक्रेन युद्ध। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद इन दोनों देशों को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता हुई। इसलिए इन्होंने अपनी वर्षों पुरानी तटस्थता की नीति छोड़कर नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया। अब समझते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से दुनिया की भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले फिनलैंड की बात करते हैं। अप्रैल 2023 में सभी सदस्य देशों की स्वीकृति मिलने के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक प्रभाव यह हुआ कि नाटो की रूस के साथ भूमि सीमा लगभग 1340 किलोमीटर बढ़ गई। इससे रूस की पश्चिमी सीमा पर नाटो की सैन्य उपस्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई। इसके बाद मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। स्वीडन के शामिल होने से बाल्टिक सागर की नाटो की सामरिक स्थिति और मजबूत हो गई। अब रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिंग्राद को छोड़कर लगभग पूरे बाल्टिक क्षेत्र नाटो सदस्य देशों से घिर गया है। इसी कारण कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे नाटो लेक भी कहते हैं। इस विस्तार ने केवल यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बदला, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी नई दिशा दी है। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा, सैन्य गठबंधन, भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों से सीधा जुड़ता है। दोस्तों, अगर किसी परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया में प्रेस की आज़ादी को मापने वाला सबसे प्रसिद्ध सूचकांक कौन सा होगा, तो उसका उत्तर होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस सूचकांक को हर वर्ष आरएसएफ यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसे फ्रेंच भाषा में रिपोर्टर्स सांस फ्रोंटियर्स कहा जाता है, जारी करता है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आरएसएफ वर्ष 2002 से लगातार इस सूचकांक को प्रकाशित कर रहा है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को में सलाहकारी का दर्जा भी प्राप्त है, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। इस सूचकांक का उद्देश्य केवल देशों की रैंकिंग जारी करना नहीं है, बल्कि यह बताना भी है कि किसी देश के पत्रकार कितनी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं, उन्हें कितना कानूनी संरक्षण प्राप्त है और क्या वे बिना डर या दबाव के समाचार प्रकाशित कर सकते हैं। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज मानी जाती है। अब समझते हैं कि आरएसएफ किसी देश की रैंकिंग कैसे तय करता है। पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, यानी सरकार और राजनीतिक दल प्रेस की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।
दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें यह देखा जाता है कि देश में कानून पत्रकारों की रक्षा करते हैं या उन पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, अर्थात मीडिया संसाधनों पर आर्थिक दबाव, विज्ञापन निर्भरता और मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण। चौथा है सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक दबाव का आकलन किया जाता है। और पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है सेफ्टी। इसमें पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा, धमकी, गिरफ्तारी और हत्याओं जैसी घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश लगातार शीर्ष स्थानों पर रहते हैं। इसका कारण वहां का मजबूत लोकतंत्र, स्वतंत्र मीडिया और पत्रकारों की उच्च सुरक्षा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया, चीन, इरिट्रिया, सीरिया जैसे देशों की रैंकिंग सबसे नीचे रहती है। यहाँ मीडिया पर कड़े सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप की स्थिति देखी जाती है। आज के समय में फेक न्यूज, एआई द्वारा तैयार दुष्प्रचार और राजनीतिक ध्रुवीकरण स्वतंत्र पत्रकारिता के सामने कई वैश्विक चुनौती बनकर उभरे हैं। तो साथियों, एनुअल करंट अफेयर पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह पूरी क्लास आपके बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी को और मजबूत बनाएगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन करें और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी शॉर्ट नोटबुक में अवश्य लिखें। याद रखिए, सफलता केवल पढ़ने से नहीं बल्कि नियमित रिवीजन और अभ्यास से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मिशन बीपीएससी 2026, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही परीक्षा केंद्रित क्लास, डेली करंट अफेयर, मॉक टेस्ट और बीपीएससी स्ट्रेटेजी के लिए आनंद आईएएस एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग एनुअल करंट अफेयर पार्ट 3 में। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और अपने बीपीएससी के सपने को साकार कीजिए। जय हिंद।